का महीना चल रहा है। ये हर जगह महाकाल की पूजा हो रही है, भगवान शिव की पूजा हो रही है। तो आज हम थोड़ी चर्चा जहर के बारे में करेंगे, टॉक्सिन्स के बारे में करेंगे, जो कि मेनली फंगस द्वारा प्रोड्यूस होता है और हमारे फूड मटेरियल्स में पाया जाता है। दालें हैं, अन्न है, अनाज है, गेहूँ है, सोयाबीन है, मूंगफली है, इन सब में पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे अफ्लाटॉक्सिन की। तो अफ्लाटॉक्सिन मेनली प्रोड्यूस किए जाते हैं एस्परजिलस फंगस के द्वारा, जो कि मुख्यतः एस्परजिलस पैरासिटिकस और एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो अफ्लाटॉक्सिन टॉक्सिन क्यों है? क्योंकि ये लिवर में जाके मेटाबोलाइज होते हैं और मेटाबोलाइज होने के बाद जो उनका प्रोडक्ट बनता है वो डीएनए के साथ कीलेट बना लेता है, जो कि आपको लिवर कैंसर कॉज कर सकता है। तो इसलिए WHO है, ICH है और दूसरे फार्माकोपिया हैं, इन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड कर रखा है कि कितना अमाउंट फूड मटेरियल में होना चाहिए, तो बिलो आपको लिए लीथल नहीं है या टॉक्सिक नहीं है। तो उस लिमिट के ऊपर होगा तो फिर वो फूड मटेरियल मार्केट में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसकी जो लिमिट है वो लगभग 5 से 15 नैनोग्राम पर ग्राम रिपोर्ट की गई है। 5 से 15 नैनोग्राम पर ग्राम, आप कह सकते हो 5 से 15 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। और आपको पता है कि केजी, mg पर केजी या mg पर लीटर, ये कहलाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। चूंकि माइक्रोग्राम है तो mg से लगभग 1000 गुना छोटा है, तो ppm से जो 1000 गुना छोटा होता है वो होता है ppb। तो 5 से 15 ppb लिमिट इसकी डिसाइड की गई। और चूंकि ये 4 हैं, G2 G1 B2 B1, और एक इल्यूट भी इसी पैटर्न में होते हैं। G2 पहले इल्यूट होगा क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम से, फिर G1, फिर B2 एंड फिर B1। तो G2 G1 B2 B1 और जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो है B1। इसकी लिमिट जो है वो 5 नैनोग्राम पर ग्राम या 5 ppb लिमिट ही है। जो 5 ppb लिमिट अलाउ है, इसके ऊपर ये टॉक्सिक बिहेव करता है। अब आप देख रहे हैं अफ्लाटॉक्सिन का स्ट्रक्चर, देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है, 2D स्ट्रक्चर इसका, और आपको देखने में आ रहा है इसमें मल्टीपल रिंग सिस्टम है। तो ये मल्टीपल डबल बॉन्ड है, तो बड़े अच्छे फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल हैं, आपको देखने से पता चल रहा है। तो HPLC में जब भी अफ्लाटॉक्सिन का डिटेक्शन होता है तो HPLC कपल्ड होती है फ्लोरोसेंट डिटेक्टर के साथ, तो उसमें ये अच्छे से डिटेक्ट हो जाते हैं। आपको देखने को मिल रहा है कि G2 है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 330 है, और जो G1 है उसका मॉलिक्यूलर वेट 328 है। तो केवल एक डबल बॉन्ड का अंदर, वो भी यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई एक डबल बॉन्ड होने की वजह से 2 डाल्टन का अंतर है। और सेम B2 एंड B1 में, ये B2 है और ये B1 है, इनमें भी डबल बॉन्ड का अंतर है। अब आप देखिए G2 G1 B2 B1, इसका 312 मास है, इसका 314 मास है। तो इसमें भी डबल बॉन्ड का अंदर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं। तो सबसे घातक अफ्लाटॉक्सिन है वो B1 है। तो अगर मेरा अनुभव ये है कि मैंने लगभग 400 से 500 सैंपल एनालिसिस किए हैं अफ्लाटॉक्सिन के एक इंडस्ट्री में, जब मैं वहाँ पर एप्लीकेशन साइंटिस्ट था। तो मुझे ये समझ में आया, मैंने जब एनालिसिस किए तो मुझे क्या समझ में आया कि अगर B1 है तो सभी अफ्लाटॉक्सिन पाए जाएंगे, और अगर B1 नहीं है तो कोई भी अफ्लाटॉक्सिन नहीं पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एस्परजिलस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो B1 है। तो पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स इफेक्ट की। तो मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है? ये मैट्रिक्स इफेक्ट वो है कि जब आपके कंपोनेंट के अलावा जो अदर कंपोनेंट जो कि उसकी सराउंडिंग से आए हैं, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकती है, फैट हो सकता है, और आपके कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, उनकी वजह से आयनाइजेशन कितना सप्रेस हुआ, वो कहलाता है मैट्रिक्स इफेक्ट। फिर बात आ जाती है कायरलिटी की। चूंकि स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको डैश डैश करके दिखाए गए हैं, मैंने यहाँ केवल सिंपल लाइन से दिखाया है। मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मास से आप कायरलिटी डिफाइन नहीं कर सकते। जब मास से आप कायरलिटी डिफाइन नहीं कर सकते, तो जब मास में जब स्ट्रक्चर आप रिपोर्ट करते हो तो उन स्ट्रक्चर में भी कायरलिटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया। फिर आती है बात LOD की, LOQ की। तो मैंने जो LOD LOQ अचीव की है वो 0.2 और 0.5 LOD LOQ अचीव की है विथ मैट्रिक्स।
सॉल्वेंट में कभी भी एलओडी एलओक्यू नहीं निकाली जाती। तो एलओडी एलओक्यू का जो सीधा फंडा है कि अगर सिग्नल टू नॉइस, अगर सिग्नल टू, अगर आपका सिग्नल टू नॉइस 3 है तो लिमिट ऑफ डिटेक्शन, और अगर आपका सिग्नल टू नॉइस 10 है तो लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि आपका एग्जैक्ट 3 आ जाए, कभी आपका 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो हम ले लेते हैं सिग्नल टू नॉइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि आप 10 के ऊपर हो जाएगा तो सीधा का सीधा आप एलओक्यू पे चले जाओगे। तो और ऐसा नहीं है, एलओडी एलओक्यू भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर आप कंसंट्रेशन कम करते हैं तो ठीक सिग्नल टू नॉइस वैसे ही कम होता है, लेकिन लोअर कंसंट्रेशन पे, हायर कंसंट्रेशन पे सिग्नल टू नॉइस कंसंट्रेशन डिपेंडेंट या कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, क्योंकि एक टाइम आने के बाद डिटेक्टर का रिस्पॉन्स सैचुरेट हो जाता है। उस समय के बाद आप कितना भी कंसंट्रेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालोगे, वहां पर पीक आपकी जो है सैचुरेट हो जाएगी। तो आपका जो ग्राफ है वो लीनियर ना होके, यहाँ तक तो भाई कंसंट्रेशन के हिसाब से सीधा सीधा बढ़ रहा है, फिर लीनियर ना होके आपका ग्राफ यहाँ से स्टेबल हो गया, तो भाई फिर ये बिहेव करेगा आपको क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक बिहेवियर शो करने लगता है। फिर बात आती है रिकवरी की। तो रिकवरी हम क्या करते हैं, सैंपल ब्लैंक में ऐसा आटा या गेहूं का आटा या चावल का आटा जिसमें अफ्लाटॉक्सिन नहीं है, उसमें अफ्लाटॉक्सिन स्पाइक करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट में। जब आप अचीव करनी हो एलओडी एलओक्यू, सपोज करो 0.5 नैनोग्राम पर ग्राम हमने उसके अंदर स्पाइक कर दिया, और उसके बाद सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उस एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट को हम एलसीएमएस में डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं कॉलम के थ्रू, और देखते हैं कितनी रिकवरी आई। तो ये तरीका है एलओडी एलओक्यू निकालने का, और एक तरीका रिकवरी, मतलब रिकवरी भी ऐसे ही निकाली जाती है। फिर आती रिपीटेबिलिटी के। सपोज करो आपने लीनियरिटी के लिए 5 पॉइंट बनाए, 0.5, 1, 2, 5 एंड 10 नैनोग्राम पर। तो जो भी आपने सैंपल चलाए, लीनियरिटी चलाई, उसी को आप उसी दिन रिपीट कीजिए और देखिए कि आपके जो अभी रिजल्ट आपने 3 घंटे पहले लगाए थे उससे उसमें कितना अंतर है। फिर आती रोबस्टनेस। रोबस्टनेस जो होती है वो होती है मेथड की। रोबस्टनेस मेथड की ऐसी होती है कि सपोज जो आपका मेथड कितना रोबस्ट है। आज आपने चलाया रिकवरी, सपोज करो, मतलब जो आपने मेथड चलाया तो उसके रिटेंशन टाइम में कोई अंतर नहीं आया, मतलब जो आपकी एलसीएमएस की मेथड है वो रोबस्ट है, मतलब उसके रिटेंशन टाइम में 10 से 20% का अंदर पॉइंट, एक्चुअली जो आरटी है वो 0.1 0.2 मिनट का वेरी होना चाहिए। 0.5 मिनट के वेरी करने पर आरटी नहीं चलता। तो 0.1 0.2 अगर आरटी वेरी नहीं हो रहा है तो आप कहोगे भाई हमारा मेथड रोबस्ट। और रगड़नेस ये है कि आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, परसेंटेज चेंज कर देंगे सॉल्वेंट का, थोड़ा सा डिटेक्टर रिस्पॉन्स चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर आप देखेंगे कि क्या हमारा जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिकवरी और वो चीज़ें मैच कर रहे हैं। तो अगर हाँ ये कर रहे हैं तो ये चीज़ें रगड़नेस के अंतर्गत आती हैं। एक्यूरेसी 80 to 120% रिकमेंडेड है। कोई 70 से 120% रिकमेंडेड करता है कि भाई 1 mg का अगर आपने इंजेक्शन दिया तो 0.8 mg आ रहा है तो ओके, और 1.2 mg आ रहा है तब भी ओके। अगर 1 mg का आपने इंजेक्शन लगाया है तो 1.2 दिखा रहा है तब भी ओके, और 0.8 दिखा रहा है तब भी ओके। तो ये 80 से 120 रिकवरी हो गई। लेकिन जो एक्यूरेसी होती है वो लाइन की होती है कि जो भी आपने लीनियरिटी के लगाए हैं 0.5, 1, 2, 2.5 एंड 10, तो ये एक्यूरेट है कि नहीं। तो जो टेंजेंट है वो 20% अलाउ है। सपोज करो थीटा 50 डिग्री है, 90, ये थीटा सपोज करो 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री का 20%, 10%, 50 डिग्री का 50 में अगर हम जोड़ेंगे 20% तो मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री मतलब लगभग इतना, और ये जो 60 डिग्री लगभग इतना। तो ये लीनियरिटी के पॉइंट है भाई। एक्यूरेसी मतलब लाइन आपकी ऐसी और ऐसी होनी चाहिए बस, तो ये है एक्यूरेसी। तो चलिए, और अफ्लाटॉक्सिन के बारे में हमने आपको बताई दिया, तो चलिए आप देखते हैं एलसीएमएस के क्या रिजल्ट होते हैं और कैसे हम क्वालिफायर क्वांटिफायर कैसे डिसाइड करते हैं। चलिए देखते हैं।